welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. As we always say in every system, that there has to be a congruence. There has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and the economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We are joined in our studios by esteemed guests in our panel. We got Sushil Vyas ji from Shiv Sena. Vyas ji, namaskar, welcome to the show. We got Gopal Tiwari ji from the Indian National Congress. Gopal ji, welcome to the show after a long time. Yogesh Chele Sahab from the MNS. Banse Chele Sahab, welcome to the show. Namaskar. Jai Hind sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. We'll start. Vyas ji, आपसे शुरुआत करते हैं. व्यास जी, नागपुर औरंगजेब रॉयट्स was pre-planned. एकनाथ शिंदे जी ने क्लियर कट कहा कि ये रॉयट्स pre-planned था और उन्होंने कहा कि बरियल जो टूम है औरंगजेब का, उन्होंने क्लियर कट कहा कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ओसामा बिन लैडेन के बॉडी को लैंड में गाड़ा नहीं है, बरियल नहीं किया, उनको सी में बरी कर दे, बिकॉज वहां पर कोई निशान रखना नहीं चाहता था. तो व्हाई औरंगजेब टूम? द टू थिंग्स, द नागपुर रॉयट्स वर प्री प्लान्ड एंड जो ओसामा बिन लैडेन जी के उदाहरण देते हुए एकनाथ शिंदे जी कहा कि टूम की जरूरत नहीं औरंगजेब के. सुशील व्यास जी. नामबियार जी नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार व्यास जी. जो उन्होंने कहा वो आपने कह दिया. मैं मेरे नेता की बिल्कुल विचारों से सहमत हूँ. उनसे कोई अलग विचार रखने का मैं न तो मेरी कोई वो इच्छा है न रखना भी चाहिए. मैं ही नहीं, महाराष्ट्र का जो हर व्यक्ति जो इस देश को और महाराष्ट्र को प्यार करता है और आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को जो चाहता है और उनके साथ जिसने क्रूरता की, ऐसे व्यक्ति की कोई भी निशानी हमारे सामने रहे, ये शायद हम लोगों को मंजूर नहीं है और कोई भी शिवप्रेमी इस तरह की निशानी को नहीं रखना चाहेगा. तो मैं मेरे नेता के विचार से बिल्कुल सहमत हूँ. और जिस प्रकार से देशद्रोह का केस, सेडिशन केसेस जिस प्रकार से फडणवीस साहब ने इनकॉर्पोरेट किया, एकनाथ शिंदे जी ने इनकॉर्पोरेट किया, द बांग्लादेशी टेरर लिंक्स. नामबियार जी, आप भी वकील हैं और मैं भी वकालत करता हूँ थोड़ी बहुत. न तो फडणवीस जी ने केस किया है, न एकनाथ शिंदे जी ने किया है. ये महाराष्ट्र की और भारत की न्याय प्रणाली के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर जो पुलिस हमारा डिपार्टमेंट है उसने जो योग्य लगा उस सेक्शन के आधार पर केस दाखिल किया. उसमें जो भी धाराएं लगी वो पुलिस का निर्णय है, उसमें किसी राजनीतिक निर्णय उसमें नहीं है. गोपाल तिवारी जी, सबकाल जी ने एक कमिटी बनाया, बोले कि नागपुर रॉयट्स किस प्रकार से वो क्या आपके कमेटी वहां पर जाएंगे और लोकल से बात करेंगे. तो आपको लगता है कि ये रोक सकता था? रॉयट्स कुड हैव बीन स्टॉप्ड. गोपाल तिवारी जी, यू कवर्ड अ लॉन्ग टाइम. सर प्रदीप जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पीछे का जो सत्य है वो उजागर करना, लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है. देश के सामने बहुत सारे समस्या है, ढेर सारी सवाल है और अलग वातावरण करने का कोई प्रयास चल रहा है. और जिनका जो होम मिनिस्टर है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है. अच्छा, अजीबोगरीब सवाल वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ये पूर्व नियोजित था, तो फिर आपका इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी जो पुलिस है वो क्या कर रहे थे? आपकी कोई जिम्मेदारी बनती क्या नहीं बनती? आपको एक याद दिलाता हूँ, 1.5-2 साल पहले अभी जब अजीत दादा पवार हमारे साथ में थे, एकनाथ शिंदे और इनके साथ नहीं थे, और इन दोनों का गवर्नमेंट था, देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी का. तो कोर्ट ने संभाजीनगर उस तरफ की एक राइट उन्होंने मेंटेन नहीं की थी, तो नपुंसक बोला था स्टेट गवर्नमेंट को. और ये उस समय अजीत दादा पवार जो महाविकास आघाड़ी में थे, उन्होंने ये बयान दिया था. मेरे पास आज भी उसका वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, कि उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने आपको नपुंसक कहा कि आप राइट टैकल नहीं कर पाए, यू आर फेल.
तो अगर ये कोर्ट के तरफ से बार बार ये डायरेक्शन और कोर्ट ने बार बार रिमार्क देने के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे हैं। और आजकल में तो वहां पे जो औरंगजेब की कबर है उसको सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान से उसको काफी कुछ वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। ऐसे आज कई जगह मैंने वीडियो देखे। बात यह है कि आपने अभी जो हमारे भाई साहब थे उन्होंने बिल्कुल कहा कि भाई औरंगजेब क्रूर था और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, जिस तरह से क्रूएल्टी के साथ उनकी हिंसा की, अत्याचार किया, बिल्कुल सही है, उसके बारे में दो राय नहीं। लेकिन जब शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और शिव राजे के प्रति औरंगजेब क्यों, हर कोई अगर निंदा करेगा तो उसके में हम क्या डिवाइड करेंगे उनको कि भाई वो तो फिर कोई भी रहो। जो संभाजी महाराज का जो अवमान करते हैं, उनके चारित्र पे जो सवाल उठाते हैं, और सावरकर जी ने कहा था कि ये ताल मतलब कावला बैठने को, और मराठी में बोलते कि कावळा बसायला फांदे तुटायला वो योग है, उनका कोई कर्तृत्व नहीं। गोलवलकर जी ने कहा था कि संभाजी महाराज के बारे में क्या क्या बयान दिए थे। उसके बाद राहुल सोलापुरकर और कोरटकर ने तो इतनी बदनामी की। कोश्यारी जी ने कहा, इनके ऊपर आप क्यों नहीं अटैक कर रहे? क्या ये हमारी अस्मिता को ठेस नहीं पहुंचा रहे क्या? ये छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बारे में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रही। और औरंगजेब के सिर्फ औरंगजेब ही एक, औरंगजेब का मैं समर्थन नहीं करता, उसको तो उसके देखो उसका जो कबर है वो हमारे भारत के इतिहास का शौर्य का प्रतीक है कि उनको यही हमने दफना दिया है। और इससे आगे जाके मैं और एक बात कहता हूं, जो राम जी ने इसमें कहा था युद्ध भूमि में, जब रावण को मारा था तो विभीषण वो महापापी है, उसका अंत्येष्टि मैं कैसे करूं, हिचकिचा रहे थे। तो राम जी ने कहा था कि भाई वैराणांति मरणानंति वैराणम, मतलब मरने के बाद हमारा जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा आदर्श है, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जिंदे अफजल खान को बिल्कुल छोड़ा नहीं था, जिंदे अफजल खान को मारा था, लेकिन उसकी अंत्येष्टि और उसका जो मृतदेह है, उसका पार्थिव है, उसकी अवहेलना नहीं की थी। ये भी तो हमने महाराज जी ने सिखाया है। हमारी संस्कृति, कल्चर ये जो है वो क्या है, फिर हम इसके विपरीत क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। जब औरंगजेब शिवाजी महाराज का अपमान औरंगजेब करता है तो हम गुस्सा होता है, और हमारे से जो लोग करते हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये क्या बात है? ये दोगली राजनीति है। सिर्फ राजनीति के कारण हिंसा भड़काना और मुस्लिमों का खिलाफ कोई माहौल क्रिएट करना, ये एक ही राजनीति है सत्ता पक्ष की, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे का ये जवाब नहीं दे पा रहे, और कुछ नहीं। चिले साहब पूरे देश व्याकुल थे कि राज साहब ठाकरे का कमेंट क्या होगा। राज साहब ठाकरे नागपुर औरंगजेब लॉन्च को किस प्रकार से देखेंगे, तो राज साहब ने भी रिएक्शन किया कि किस प्रकार। तो योगेश चिले, हाउ इज द एमएनएस, राज साहब का क्या व्यूज है रॉयस के बारे में? सर, इस बारे में राज साहब के जो भी व्यूज है वो 30 मार्च को आपके सामने रखेंगे, और महाराष्ट्र की जनता को दिशा दिखाने वाले वो व्यूज रहेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता माननीय राज साहब के इतना छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में किसी ने इतना इतिहास पढ़ा रहेगा जितना उन्होंने पढ़ा है। इसलिए वो जब बोलेंगे आप देखेंगे महाराष्ट्र का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ रहेगा। अभी मुझे सिर्फ 2 चीजें कवर करनी है। एक तो औरंगजेब की कबर ये महाराष्ट्र में होनी चाहिए कि नहीं। अभी हमारे व्यास साहब ने एक एग्जांपल दिया था कि शिंदे साहब बोले लादेन की तो उन्होंने कभी कबर बनाई नहीं, सीधा पानी में डाल। वो लादेन अब का है। छत्रपति ये औरंगजेब की कबर ना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई है ना केंद्र सरकार ने बनाई है। ये 300-350 साल पहले बनाई हुई कबर है। हमारे यहाँ पे जब अफजल खान आया था छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने, उसे मारने के बाद भी उसकी कबर वहां पे रखी गई।
ये क्यों रखी जाती है? ताकि हमने जो पराक्रम किया है वो दुनिया को पता चले। मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, ना कब्र उखाड़ने की जरूरत है, ना उस पे दंगे करने की जरूरत है। जहां पे ये कब्र है वहां पे एक बड़ा बोर्ड लगा दीजिए, सिर्फ जहां पे उसके गेट पे ही लगा दीजिए, बड़ा बोर्ड एकदम सब पढ़ सके, जिसपे लिखिए कि औरंगजेब महाराष्ट्र में मराठों को, जो औरंगजेब महाराष्ट्र में मराठों को खत्म करने आया था, मराठों ने उसे इसी मिट्टी में गाड़ दिया और ये उसकी निशानी है। तो आप भी, जो भी है महाराष्ट्रियन है या जो राष्ट्र प्रेमी है, उन सबको पता चलेगा ये कब्र उसकी निशानी है। जो हम पे आक्रमण किए थे उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। और जो मुसलमान वहां पे जाते हैं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, स्ट्रेट नाम लेके बोल रहा हूँ, जो मुसलमान वहां पे जाते हैं जिनको लगता है औरंगजेब हमारा आदर्श है, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारे आदर्श, तुम जिनको आदर्श मानते हो उनको हमने मिट्टी में मिला दिया था। ये भी उन्हें पता होना जरूरी है। तो एक बोर्ड लगा दो, क्यों इतने दंगे करने हैं, क्यों इतने उस पर बवाल करने हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी तिवारी साहब ने सावरकर जी का कंपैरिजन किया औरंगजेब से, हो सकता है क्या सर? सावरकर ने भारत के किस आदमी को, जिस तरीके से औरंगजेब ने यहाँ के लोगों को मारा, तड़पा तड़पा के मारा, किसको सावरकर ने मारा है? आप कांग्रेस के, अगर सावरकर इतने ही राष्ट्रद्रोही रहते तो इंदिरा गांधी ने, आपकी इंदिरा गांधी ने, इस देश के पंतप्रधान इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर एक पोस्ट का टिकट निकाला था जिसमें उनके फोटोग्राफ थे। आपको मालूम है, अगर पोस्ट टिकट उस 1970 में वगैरह पोस्ट का टिकट जब निकालते थे तो उसका मतलब क्या था? बोलिए बोलिए चिले साहब, बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है सर? यस, आई कैन हियर यू, वी कैन हियर यू चिले साहब, बोलिए 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 सर, आवाज आ रहा है? यस यस, परफेक्टली फाइन, अभी आ रहा है आ रहा। हाँ, तो पोस्ट का टिकट निकाले थे और उस जमाने में सर पोस्ट का टिकट किसी पे निकालना ये बहुत, अगर साहब, या हेलो, यस यस, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है सर? या बोलते जाओ, बोलते रहो चिले साहब, बोलिए बोलिए। हाँ, अगर सावरकर जी राष्ट्रद्रोही रहते तो इंदिरा गांधी जैसी इस देश की पोलादी महिला उनके ऊपर पोस्ट का टिकट निकालती क्या सर? ये पॉसिबल ही नहीं था। ये कोई चीज, ये कांग्रेस वाले आजकल ध्यान में नहीं ले रहे। इनको सिर्फ राहुल गांधी को खुश करना है, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन राहुल गांधी को खुश करने का मतलब ये नहीं है कि इस देश के लिए जिन्होंने अपनी पूरा खानदान निछावर कर दिया है, उनको आप नाम रखेंगे, उनके बारे में गलत बात करेंगे। या व्यास जी, आपने सुना, गो बैक टू गोपाल तिवारी जी फॉर द, बट व्यास जी, किस प्रकार से कांग्रेस के एलिगेशंस आप किस प्रकार से देख रहे हो? बार बार क्या अपीसमेंट का बूस में आ रहा है कि यहां पर भी अपीसमेंट की बातें करना, इसको सावरकर को इसमें बीच में लेके आए, अलग अलग फडणवीस जी और औरंगजेब का तुलना जिस प्रकार से किया, जिसमें एकनाथ जी ने भी कुछ कमेंट किया था जब तुलना किया था सबकाल जी ने। व्यास जी, तो इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, जब भी आप समय देंगे। हाँ, व्यास जी का बस अभी के पास नहीं, नामबिहार जी, पहले गोपाल भाई को बोल लेने दीजिए। चलो गोपाल जी बोलिए, गोपाल तिवारी जी बोलिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखो मैं वापस क्लैरिटी करता हूं। सावरकर जी के बारे में, उनके राष्ट्र प्रेम के बारे में हमारा दुमत नहीं है। मनमोहन सिंह और खड़गे जब महाराष्ट्र के इंचार्ज थे तो 2019 के लोकसभा में के समय उन्होंने बंबई में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। हमारा डिस्प्यूट है, उन्होंने 42 के बाद जो तिवारी साहब, सिर्फ एक करेक्शन, सर एक करेक्शन करूंगा, ये बंबई नहीं है, मुंबई है, बस इतना ही। चिले जी, मैंने इनको गोपाल भाई को पहले भी 2-4 बार बोला यही बात, पहले भी मैंने ठीक है। हाँ, सुनो। तो वो मुंबई में आके उन्होंने कॉन्फ्रेंस लेके बताया था। हमारा जो भी है, जो आप बोल रहे थे पोस्ट का टिकट निकाला था उन्होंने, अपने निजी फंड से स्मारक को दिया था और चंदा, वो सब बात है। बात यह है कि बात असूलों की है और भूमिका की है। जब पॉलिटिकल कोई भूमिका लेते हैं तो किस समय कौन सी पॉलिटिकल भूमिका लेना, इसके प्रति हमारा मतभेद है। और हम कहाँ बोल रहे हैं वो राष्ट्र प्रेमी नहीं है करके। उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो एक शौर्य पराक्रम था उसके बारे में मेरा पूरा एविडेंस के साथ मैं बताता हूँ।
काकताल प्रतिज्ञा म्हणजे उन्होंने ऐसा मराठी में काय केलं की त्याच्यात त्यांचं शौर्य काय फार नव्हतं, कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला, त्यामुळे तो त्यांचा काय विशेष पराक्रम नव्हता, ऐसा उन्होंने कहा। ये वास्तवता है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। तो जो बोला था उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोला था उतना ही मैं बोला हूं और कुछ नहीं। उनका राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति अलग भावना है और हमने तो वो उसके प्रति हमने ऑनर किया भी है। उनका पॉलिटिकल जो राजकीय भूमिका निभानी थी 1942 के बाद, जो निर्णायक क्षण था आजादी का जंग का, जो निर्णायक क्षण था, उस समय वो कोकण में जाके, वो भी अप्रिशिएट करते हैं हम कि वो कोकण में जाके अस्पृश्यता निवारण का काम कर रहे थे। लोग सामाजिक काम बहुत अच्छा था, लेकिन अगर वो ब्रिटिशों के खिलाफ ये जंग में उतरते थे तो वी शुड हैव बीन प्राउड। हम भी उसका गर्व करते थे। ये बिल्कुल लॉजिकली बात रखते हैं हम, और कुछ नहीं। व्यास जी, यू कैन स्टार्ट। जो आपने सुने चिले साहब, यू वांट चिले साहब को 2 मिनट बोलना चाहते हैं। व्यास जी चिले साहब का सुन लेते हैं। सर, हाँ सर मैं तिवारी साहब को ये बताना चाहूंगा कि जब सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये लिखा था तब एविडेंस नहीं थे ज्यादा। 1903 में रियासतकार, जो मराठी रियासत बुक्स लिखे गए थे सरदेसाई साहब के हाथों से, तब उन्होंने जो एविडेंस दिए थे उसी एविडेंस पे आधारित अगले लेखकों ने सब लेख लिए थे, सब कादंबरी लिखी थी। जब वासी बेंद्रे, कमल गोखले इन जैसे लोगों ने संशोधन किया, रिसर्च किया 20-20, 10-10 साल, उसके बाद जो इतिहास है, उसके बाद किसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत लिखा है? उसके पहले जो भी एविडेंस थे वो अच्छे रहेंगे, गलत रहेंगे, बुरे रहेंगे, उसे ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो आप उस लिखान के लिए आज सावरकर को आप गालियां नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका उसका आर्गुमेंट है तो आपकी जगह आपका, लेकिन जो वास्तवता है वो ही बता रहा हूं मैं, और क्या, और कुछ नहीं। मैं वास्तव में और एक चीज आपको बताता हूं, मैं और एक संदर्भ बताता हूं। पंडित नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है मराठों के बारे में, आप जरा बताइए। बिल्कुल, देखो उन्होंने सूरत की लूट की थी ऐसे पहले लिखा था। उस समय उनके नहीं, सिर्फ लूट नहीं की थी, सिर्फ लूट नहीं की थी, सिर्फ लूट नहीं की थी, ऐसे नहीं लिखा था। रॉबर लिखा था, रॉबर, मालूम है आपको? रॉबर लिखा था, लुटारू लिखा था। तो ये पंडित नेहरू जी के बारे में क्यों गलत नहीं कहते फिर आप? सूरत की मराठा साम्राज्य लुटारू था, ये पंडित नेहरू बोले थे ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। तब आप क्यों उस पे, ये मुद्दे पे आप क्यों बहस नहीं करते कभी? सूरत की लूट के बारे में जो लिखा था, वो जो फडणवीस बोले थे की असं नाही झाले, सूरत कधी लुटली नहीं, वही रेफरेंस बाबा साहेब पुरंदरे के कादंबरी में है, जिनको महाराष्ट्र भूषण दिया है। और वो भी मैंने खुद इनिशिएटिव लेके, पुणे महानपा में मैं कारपोरेटर था, तो मैंने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के पुरस्कार चालू किए थे। उस समय बाबा साहेब पुरंदरे उनके हाथों से चालू किया, और बाबा साहेब पुरंदरे ने भी कहा है, वो सूरत का जो नेहरू जी ने जो किस्सा लिखा वो सेम टू सेम बाबा साहेब पुरंदरे ने नहीं, घटना लिखना अलग बात है और उस पर विश्लेषण अलग बात है। पंडित नेहरू ने जो विश्लेषण किया है मराठा साम्राज्य के बारे में, ये लूट के जी रहे थे, ये विश्लेषण है। सूरत की जो लूट की थी महाराष्ट्र में, वो 3 साल तक शाइस्ते खान ने जो महाराष्ट्र लूटा था उसकी वसूली थी, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा बुक में। लेकिन पंडित नेहरू जो बोले थे, उनका कहना ही ये था मराठा साम्राज्य ये सिर्फ खंडनी पे और लूट पे खड़ा है। तो उन्होंने मराठों को लुटेरे कहा था। ये इस बात पे आप बहस कीजिए ना। आपको सावरकर जी ने जो लिखा है, जब पुरावे नहीं थे, कोई संदर्भ नहीं थे, तब जो लिखा है उस पर आप बहस कर रहे हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने जब लिखा था तब सभी संदर्भ अवेलेबल थे, तब क्यों उन्होंने ऐसा लिखा था? नहीं, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नहीं लिखा था, वो ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जो पहले जो जब जेल में थे तब उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था। उसके बाद उन्होंने जाहिर माफी मांगी। तो सावरकर भी जेल में थे, सावरकर भी जेल में थे जब लिख रहे थे, तो उनके पास कौन से रेफरेंस थे? और अंग्रेज तो उनको कोई रेफरेंस देते भी नहीं थे, कोई बुक्स नहीं देते थे। उसके लिए अंडमान निकोबार में उनको पूरा बायहाट करके कविताएं लिखनी पड़ी थी, वो भी कोल्हू से। दोनों के छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, अरे बोलिए। जब पंडित नेहरू जी जेल में रहते थे, उनको सब बुक्स दिए जाते थे, सभी फैसिलिटीज दिए जाते थे। सावर जी को कौन सी फैसिलिटी थी? उनको तो कोल्हू चलाना पड़ रहा था, उनको तो बुक्स भी नहीं देते थे, उनको लिखने के लिए पेन भी नहीं देते थे।
ये सब उनको कब अवेलेबल हुआ? जब वो रत्नागिरी के जेल में आ गए, तब भी उनके ऊपर अंग्रेजों की नजर थी। ऐसी कौन सी नजर पंडित नेहरू जी के ऊपर थी? सर, जितना पंडित नेहरू जी ने इसके लिए सहा है वो कोई किसी ने नहीं सहा। उन्होंने अपने खुद की मैंने तो संपत्ति देश के नाम की सावरकर जी ने और सहा नहीं है 98 क्या? करोड़ आप की। उनके बारे में इतना गलत देखो, कहते हैं कांग्रेस वाले। सावरकर जी ने देश के लिए कुछ किया नहीं है क्या? उसके बारे में क्या उसके पंडित बारे में नेहरू और के भी घर के कोई अच्छी जेल तरह में से गए? बहस हो सकती मोतीलाल है। नेहरू जब जेल में अगर जाते थे अगर उनको सब फैसिलिटीज मिलती थी। इंदिरा गांधी कभी जेल में गई थी देश के लिए? एक दो बार गई रहेंगी जब उनको उन्होंने छोटी सेना तैयार, बाल सेना तैयार की थी। 1942 के बाद सावरकर जी के खुद जेल में थे, 1900 बड़े भाई जेल में थे, 1900 छोटे भाई का खून किया गया इस महाराष्ट्र में। 1900 इतना सब कहने के बाद उनका आज भी सावरकर जी के घर की कोई प्रॉपर्टी उनको दी गई नहीं है। उसके बावजूद आप कांग्रेसी सावरकर जी को जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, हम सब सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये सब पसंद नहीं। बदनाम नहीं कर रहे, जो वास्तवता है वही सामने रख रहे हैं। जितना राहुल गांधी सावरकर जी को बदनाम कर रहे हैं, उतना शायद ही किसी ने किया रहेगा। जो वास्तवता है वही सामने रख रहे हैं। और ब्रिटेन के तो लाइब्रेरी में हम जो भी सामने रख रहे हैं, इंफॉर्मेशन था, डिस्कवरी ऑफ वो इंडिया रिकॉर्ड लिख ले, था, हम भी वो वास्तवता सामने रख रहे हैं। इंदिरा गांधी ब्रिटिश लाइब्रेरी से जो वो भी रिकॉर्ड सामने बाद में रखिए। उपलब्ध हुआ। अगर सावरकर राष्ट्रद्रोही रहते तो उनपे पोस्ट का टिकट नहीं आता था, वो भी खुद इंदिरा हम गांधी तो ने बोल रहे निकाला हैं कि था। फिर अरे भाई, अरे पॉलिटिकल भूमिका उनकी जो चले जाओ चलवल, जो क्वाइट इंडिया 1942 के बाद जो आजादी का जंग छिड़ी, जो निर्णायक लड़ा हुआ, उसमें वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उनके राष्ट्र प्रेम के बारे में नहीं, उनका जो पॉलिटिकल रोल था उसके बारे में ये सब भूल जाएंगे क्या? ये सबके पीछे कौन था? अंग्रेजी कपड़ों की जो बात रही है, जलाई, ये सब किसने किया था? भी तो सावरकर साहब ने किया था। तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना है। उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं, ये कांग्रेस का कहना है। अरे लिखित स्वरूप से कितने माफीनामे लिख के दिए, वो रिकॉर्ड है ब्रिटिश माफी तो आप शायद इतिहास पढ़ते कि नहीं मुझे मालूम नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के कब्जे में थे तो ऐसे खत उन्होंने भी लिखे थे। आप राजनीति में है, राजनीति में ये सब करना पड़ता है। जेल में रह के राष्ट्र सेवा आप नहीं कर सकते। राष्ट्र सेवा करने के लिए कुछ भी करके झूठ बोलो, सच बोलो, पहले जेल से बाहर निकलो, उसके बाद ही आप राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। अगर इतनी राजनीति कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आती तो मुझे दुख है आप पे। नहीं, मुझे आप पे दुख है। मराठी में कहू, मला तुमच्यावरती खरंच किवे येते। अरे मला पण त्याच्यापेक्षा जास्त आहे तो। अरे मी गोपालजी, मैं व्यास जी पे जाता हूं। व्यास जी बहुत देर से बात नहीं की। व्यास जी गोपालजी सुनिए, मैं विनती करूंगा, मैं विनती करूंगा कि एक डिबेट नेशन नाउ पे एक डिबेट मराठी में एक डिबेट किसी विषय पे की जाए कि सावरकर जी ने इस देश के लिए क्या किया, मराठी में रखिए। कर सकता हूँ बहुत जल्दी चिले साहब, मराठी में एक डिबेट हम लोग रखेंगे और सावरकर और इसी ऊपर मराठी में एक डिबेट रखेंगे। वी टेक योर सजेशन वेरी सीरियसली चिले साहब। I will go to व्यास जी। व्यास जी, now कांग्रेस जिस प्रकार से नागपुर औरंगजेब रॉयट्स का रिएक्शन कर रहे हैं, कमिटी वहां पर भेज रहे हैं नागपुर में, और सबकाल जी कह रहे हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का इंसल्ट कर रहे हैं, छत्रपति संभाजी का इंसल्ट, महाराज का इंसल्ट कर रहे हैं। व्यास जी। नाम्बियार जी, अब कांग्रेस के किसी भी क्रियाकलाप के बारे में राजनीतिक बयान देना तो अब समझ के बाहर है, क्योंकि इस समय उनकी हताशा निराशा समझ में आ सकती है। कांग्रेस के सुनहरे दिन कैसे हुआ करते थे, आज कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील है, तो इसलिए उनको अपनी हताशा निराशा के चलते कुछ न कुछ कहना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिस तरह के 10 बार चुन के आए पहलवान को, 2 बार चुन के आए गोपाल जी सुनिए ना, गोपाल जी सुनिए, जैसे वरिष्ठ आदमी से इस तरह की बहस की इच्छा नहीं थी। आप 10 मिनट बोले, मैं 10 सेकंड भी बीच में नहीं बोला। ये तरीका नहीं होता है डिबेट का गोपाल भाई। ठीक है। बोलिए व्यास जी बोलिए। मौका मिला, आपको चाहिए मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। यस एग्री। तो अब हमें भी दुख है कि हिंदुस्तान की ऐतिहासिक पार्टी को इस तरह से इस हद पर आकर के इस तरह के बयानबाजी करनी पड़ रही है। अब जो कुछ नागपुर में हुआ, बड़ी
दुखदाई है, इस देश में नहीं होना चाहिए था। और जो चीज वहां पर सामने आई है, वो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कोई एक समुदाय ने सोच विचार कर इस तरह के सामाजिक समभाव को, हमारे आपसी प्रेम भाव का, जो नागपुर इतना प्यारा शहर, शांतिपूर्ण शहर है, उसको उसकी अशांत करने की कोशिश की गई है। अब लेकिन अब प्रशासनिक स्तर पर उसकी जांच चल रही है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ जो पकड़े, जैसे आप ही कह रहे हैं, जो पकड़े गए हैं वो MDA पता नहीं क्या, माइनॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, समथिंग लाइक दैट, उसको रजिस्टर्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज तो है नहीं, उसके कोई पदाधिकारी को पकड़ा गया, बांग्लादेश का कोई कनेक्शन भी सामने, सारे जांच का विषय है। अब वो चूंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो उस पर ज्यादा कुछ सार्वजनिक बयान करना ठीक नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये देश के हित में नहीं है। शांति व्यवस्था और आपसी जो सामंजस्य है, हमारा समभाव है, हमारा भाईचारा है, उसको बनाए रखना चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी और उनके नेता, विशेषकर जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या महामंत्री या जो भी हो, उनको इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके माहौल को बिगाड़ने के बजाय माहौल को सुधारने के लिए आपसी भाईचारा कैसे बने, हम लोग इकट्ठा कैसे रहे और नागपुर में वापस हम शांति व्यवस्था को किस तरह से बहाल कर सके, इसमें सहयोग करना चाहिए वर्तमान सरकार का। मुझे आशा है वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर उस शहर की वापस, जो प्यारा शहर है, उसमें शांति व्यवस्था और भाईचारा वापस लाएंगे। तो विधान सभा में जिस प्रकार से अनिल परब और एकनाथ शिंदे जी के जिस प्रकार से वार्तालाप हुआ और अनिल परब जी ने जिस प्रकार से एकनाथ जी से बोला कि आप MVA से इसलिए जुड़ गए, तो हाउ डू यू सी ये अनिल परब जी जिस प्रकार से आपने देखा आलोचना? नाम्बियार जी, वो आलोचना तो 30 जून 2022 जिस दिन आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब से जो उबाठा ग्रुप है उनके हताशा निराशा सार्वजनिक रूप से है। 50 खो के एकदम होके पता नहीं क्या क्या किस तरह के बयान देते रहे, 2.5 साल देते रहे। हर महाराष्ट्र के एक गली गोचे में, छोटे छोटे शहरों में, मोहल्लों में वो गए और बोले, लेकिन लास्ट में जनता ने सच्चाई को समझा। और आपने देखा 23 नवंबर 2024 को जो विधानसभा के चुनाव आए, वो 100 सीट लड़कर 20 नहीं जीत पाए। यहाँ एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में 80 लड़कर हम 60 जीत करके चले आए और सत्ता के अंदर भागीदारी निभा रहे और जिम्मेदारी के साथ महाराष्ट्र की जनता की सेवा, जिस तरह से 2.5 साल की अपना कर्तव्य निभाने का, फिर 5 साल के लिए अधिकार लेकर एक बड़ा मैंडेट जनता का आशीर्वाद लेकर आए हैं उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो उस पर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते। हमारा इस समय प्राइम ड्यूटी है हमारी महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की सेवा करने की, क्योंकि वो दायित्व तो हमको महाराष्ट्र की जनता ने सौंपा है और उससे हम कहीं विचलित नहीं हो रहे। कौन क्या कह रहा है वो ठीक है, वो उनको अपने राजनीतिक जीवन को जिंदा रखने के लिए इस तरह के बयान देना जरूरी हो गया है। गोपाल जी, बिफोर आई गो टू योगेश साहब, गोपाल जी, जहां भी डेवलपमेंट हो वहां पर कांग्रेस इस प्रकार से विरोध, नागपुर में जिस प्रकार से आप आलोचना कर रहे हैं, शक्तिपीठ हाईवे का आप जो है उसका आप विरोध कर रहे हैं, आपका कहना है कि अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है और आम जनता का चीज को विश्वास को कुचल रहे हैं सरकार। हाउ, जहां भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट स्टैंड्स, तिवारी साहब, हाउ लाइक दिस? सर, वास्तवता ये है ना कि वास्तवता ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बिल्कुल छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी परसों एक नीति आयोग का बयान था, उनका स्टेटमेंट था, मेरे को बिल्कुल हंसी आती है। उन्होंने कहा कि भाई 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और वो लोग कौन है, कैसे आपने छान करा ये 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से? तो उन्होंने कहा जो टॉयलेट जिनके यहाँ बनी है और जिनको गैस सिगड़ी दी है वो लोग अभी बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए। ये हंसी नहीं तो क्या है सर? एक बार गैस सिगड़ी देने के बाद उनको गैस सिलेंडर देने का फर्ज बनता है। कौन है वो, कैसे हालत में ले रहे? कैग रिपोर्ट में बिल्कुल जिनको गैस सिगड़ी दिए है 86% लोग वापस गैस सिलेंडर ले नहीं पा रहे। जिनको 100 लोगों को आपने गैस सिगड़ी और एक गैस सिलेंडर पहले दिया था, उसके बाद 86.67% लोगों ने वापस वो गैस सिलेंडर लेने की कैपेसिटी में नहीं है। टॉयलेट बनवा दिया तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गया। ये कैसे है
सर ये अगर रहता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताते, जैसे मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया था कि उस समय कि 2000 यूपीए 2 काल में 26 करोड़ 33 लाख लोगों को हमने गरीबी रेखा के ऊपर निकाला है। सर ये प्लानिंग कमीशन का काम है, प्लानिंग कमीशन आप कुछ करते नहीं हो। अभी अभी महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का जो ये है उसमें 1,35,000 करोड़ का तो मतलब लॉस का त्रुटि का बजट है, और ये जो 2014 में 2,15,000 करोड़ का जो कर्जा था महाराष्ट्र में, आज 9 लाख करोड़ का कर्जा है सर। और कई ठेकेदार हमारे महाराष्ट्र के सम कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सब बातें हैं। और आप क्या मतलब जिन्होंने आप औरंगजेब से भी क्रूर तरह से जिन्होंने जो वाल्मीकि कराड़ और जिन्होंने वो संतोष देशमुख को मारा है सर, उसकी क्रूरता क्या है? श्राप करके उसका वीडियो नहीं, अरे आपका खून खवालता है कि नहीं? और वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, वो लोकशाही का सिरेदार था, सरपंच था, बीजेपी का कार्यकर्ता था। और फिर भी हमने मस्साजोग से मैं खुद उसमें पदयात्रा में शामिल था। 2 दिन 9 और 10 का हम गए थे पदयात्रा में, हम खुद उनके घर पे गए थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख था भाई, और वो एक शेड्यूल कास्ट का जो वाल्मीकि कराड़ के गुंडों से उसको बचाने के लिए गया था बेचारा, और उसको आप न्याय नहीं दे पा रहे हो, और आपके पार्टी के लोगों के प्रति न्याय नहीं दे पा रहे हो। और वो अक्षय शिंदे अगर उसको पकड़ा जाता, उसको पकड़ा भी दिया गया था, वो आपने की संस्था का सब कुछ बाहर आता था। जो थाने में बदलापुर में जो घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, उसके सीसीटीवी कैमरे सब निकाल दिए गए। सर ये क्या है? ये महाराष्ट्र या बिहार है? क्या है क्या ये? और आप किस मुंह से इनका समर्थन करते हो? और वो जो परसों तीसरी बार हाई कोर्ट ने तमाशा लगाया कि अक्षय शिंदे एनकाउंटर, अभी तक आपने 5 पुलिस के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज किया है। और ये सोमनाथ सूर्यवंशी पुलिस कस्टोडियन में डेथ था, अंबेडकर के दिन कुछ नहीं, बेचारा सिर्फ शूटिंग कर रहा था, उसको मरवा दिया। तो क्या उसका गुनाह था? जो अंबेडकर के जो संविधान के प्रति जो उसने जो जिन्होंने वहां पे खून खराब ये मोड़ तोड़ की, उसका वीडियो कर रहा था, बेचारा इनोसेंट था, पुणे में सीख रहा था, उसको पुलिस कस्टडी में मरवा दिया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये क्या है? कौन सा तरीका है सर? आपने मतलब इतना लॉ एंड ऑर्डर। अरे रक्षा खड़से केंद्रीय मंत्री वो खुद कहती है कि उसके बेटी के साथ जो जाती हुई कि महाराष्ट्र की महिला सुरक्षित नहीं। अभी मेरे पास ये स्टेटमेंट है लोकमत और प्रभात का, रक्षा खड़से आपकी केंद्रीय मंत्री कहती है। और ये क्या है? ये सब कहाँ जा रहा है? हम हमारे किसान हत्या कर रहे, हमारे किसानों के रोज 1-2 दिन रोज कब्रें खड़े हो रही है, उसके प्रति हम कुछ नहीं है। हमारे किसानों को कपास में भाव नहीं मिल रहा है, सोयाबीन में भाव नहीं मिल रहा है, ओनियन का जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आज उनको 2 पैसे की मिल सकती है, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी बार बार चेंज कर रहे हैं और उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये कहाँ जा रहा है हमारा देश और हमारा राज्य? कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके प्रति। ये सब कुछ सवाल है, और वो सवालों के ऊपर अपना उत्तरदायित्व, अपना राजधर्म का पुरुषार्थ निभाना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि भाई। और ये सब खोदने के बाद देखो, जब दंगल राइट होती है, प्रदीप जी मैं बात करूं ना? बोलिए ना। हाँ, क्योंकि कभी कभी आप अगर रोकते हो तो मुझे नहीं बोलूंगा, बोलिए बराबर सुने। बोलिए। जब राइट होती है तो कल परसों पेपर में आया था कि जो एसटी का ड्राइवर ने उसने खुद ने आग लगा दी। जब राइट होती है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो सोलापुर करने और कोरट करने जब कहा, उसको बिल्कुल खुश नहीं हुआ है, वो भी गुस्से से पत्थर उठा सकता है। जो राइट होती है वो बेरोजगारी हमारा युवा हो सकता है, जो राइट में पत्थर लेता है वो हमारा किसान भी हो सकता है। जो अगर राइट होती है तो कई सारे गुस्से बाहर निकल सकते हैं। ये कौन से मतलब अग्नि से आप खेल रहे हो? मैं नीलेश साहब के पास आप जो नीलेश राणे क्या बयान देते हैं सर, शर्म, कुछ भी शर्म नहीं आ रही गोपाल जी। मतलब भड़काऊ बयान देने पे कुछ भी नहीं कर रहे आप। मैं नीलेश साहब के पास चाहता हूँ। गोपाल जी सुन लिया आपका,
नाम्बियार जी खाली हाँ बोलिए 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 व्यास जी बोलिए। मैं गोपाल भाई को कह रहा हूँ, वो नीलेश राणे नहीं है, वो नितेश राणे है, बस इतना ही कहना चाहता हाँ वही वही नितेश राणे वही। हूँ। तो आपने नीलेश कहा, जब हाँ ठीक है ना, हमने मैं चिले साहब को पूछता हूं। चिले साहब दिन कांग्रेस में थे, अभी चिले- सब जगह घूम के आपके पास आए, तो चिले ठीक है, चलो साहब आपको। तिवारी जी, चिले साहब राज साहब ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से मैं इंप्रेस्ड हूं, उनके जो संघर्ष थे उससे मैं कभी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं होता हूं, बिकॉज मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। और वो महाराष्ट्र को एक ऐसा महाराष्ट्र राज साहब ने कहा मैं क्रिएट करना चाहता हूं कि पूरे दुनिया का एनवी होगा, पूरे दुनिया उसको नजर से देखेंगे, मैं ऐसा। और ये महाराष्ट्र राज साहब का महाराष्ट्र, और अभी जिस प्रकार से आलोचना गोपाल तिवारी जी लगातार पूरे बड़ा लिस्ट लेके कहा कि ये सब नहीं हो रहा है, कैसे आप इसको वर्णन करोगे राज साहब के दृष्टि से? योगेश जी। He's got a call. अच्छा, मैं व्यास जी आपको कहता हूं, नितेश राणे जो कह रहे गोपाल जी, एक चीज है कि इज इट एन इरिटेंट, बिकॉज सपकाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि नितेश राणे, अच्छा आए योगेश जी, कैन यू रिस्पॉन्ड? योगेश जी आए वापस, योगेश चिले साहब। सर मेरा आवाज आ रही है सर? हाँ आई कैन हियर यू, बोलिए बोलिए आवाज। क्या सवाल था सर? ये सवाल था कि राज साहब ठाकरे ने कहा कि मैं ऐसे महाराष्ट्र का निर्माण करूंगा जो पूरे दुनिया देखते रहेंगे और देखते रहेंगे एनवी से, बिकॉज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर चल रहा हूं और मैं जिंदगी में कभी डिप्रेस नहीं होता, बिकॉज ऐसे कठिनाई भरी रास्ते से वो चलकर स्वराज को एस्टैब्लिश कर दिया। तो राज साहब का महाराष्ट्र और जो गोपाल जी ने इतने सारे विडंबना सिखाए कि ये फडणवीस जी के सरकार में ठीक नहीं है, एकनाथ जी की सरकार में ठीक नहीं, कैसे राज साहब का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज? सर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक खत में लिखा था, जो मराठी में लिखा था कि शेतकऱ्याच्या शेताच्या देठाला सुद्धा टच करू नका। इसका मतलब यह है कि वो जब जो कोई किसान है उसके सब्जी को भी आप हाथ मत लगाओ, उनको बिल्कुल तकलीफ मत दो। और यहाँ महाराष्ट्र में कल ही रिजल्ट आया है, 40,000 लोगों ने आज तक किसानों ने आज तक आत्महत्या की है। सर किस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की सरकार हो, महायुति की सरकार हो, कोई भी सरकार महाराष्ट्र में आने दो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करने दो, आज तक ये किसानों की आत्महत्या रोक नहीं पाए हैं। ना कांग्रेस को बोलने का अधिकार है, ना महाविकास आघाड़ी, ना महायुति को बोलने का अधिकार है, क्योंकि त्याग करनी पड़ती है। इतनी योजनाएं इन्होंने आई फिर भी आत्महत्या करनी पड़ती है। इसका अलग से अभ्यास होने की जरूरत है सर। ये एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में सब घुस रहे हैं। अगर मुझे मान लीजिए तिवारी साहब के कुछ मुद्दे पसंद नहीं आते, इसके मतलब ये नहीं मैं तिवारी साहब के घर के किसी जो राजनीति में नहीं कि आजकल महाराष्ट्र में हम एक दूसरे नहीं है, ये सब रोका जाना जरूरी है। इसीलिए राज ठाकरे महाराष्ट्र की जरूरत है, क्योंकि नैतिकता छोड़ के आज तक राज ठाकरे ने कभी इस महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स किया नहीं। उनको अनेकों ने फंसाया है, उनको कांग्रेस ने फंसाया, उनको बीजेपी ने फंसाया, शिंदे साहब ने भी फंसाया। उसके बावजूद भी आज भी ये सब में उन्होंने कभी उनके फैमिली पे किसी पे गए नहीं। आप कभी भी, हम इतना ही चाहते हैं महाराष्ट्र का, जिसे कहा जाता था कि महाराष्ट्र की राजनीति सुसंस्कृत राजनीति है, वो दिन वापस आ जाए। सत्ता किसी की भी आने दो, लेकिन हमारी राजनीतिक सुचिता ये खराब नहीं होनी चाहिए, यही हम चाहते। चिले साहब, एक चीज जो राज साहब ने कहा एक भाषण में, उन्होंने कहा कि ये लाड़की बहन एक लांच है, एक ब्राइब है इलेक्टोरेट के लिए, वोट लेने के लिए, और अभी वो लांच दे नहीं पा।
कैसे उस चीज को, स्टेटमेंट लेके सब लोग एक हंगामा मच गया पूरे महाराष्ट्र में, लाड़की बहन के स्टेटमेंट में। चिले साहब, सर क्या गलत कहा उन्होंने? इस राज्य में इसके पहले भी अच्छी योजनाएं आई, जैसे कांग्रेस ने एक योजना निकाली थी, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ, ये अपना रोजगार हमी संजय योजना, गांधी योजना। जिसमें आप 100 दिन काम करते हैं और उसका आपकी मेहनत का पैसा आपको मिलता है। अभी इन्होंने क्या किया, इलेक्शन को या 4-5-6 महीने बाकी थे, हम ऐसे ब्राइब नहीं दे सकते थे, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा डाल दो। क्या जरूरत है, किसको चाहिए फोकट का पैसा? आपका लोगों को मेहनत करके कमाना है, आप उनको अच्छी नौकरियां देने के लिए कोशिश करो, आप उनको व्यवसाय करने के लिए अच्छे एटमॉस्फेयर देने के लिए कोशिश करो। ये खुल्लम खुल्ला लोगों को जो पैसा आप रात को इलेक्शन के बांटते थे, वो आपने दिन दहाड़े बांट दिया, ये बात हुई। लेकिन उसका परिणाम ऐसा है, आज अभी रामदास कदम साहब जो कि शिंदे साहब के साथ ही काम करते, उनका बयान है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, लाड़की बहन योजना के वजह से हमारी तिजोरी पूरी खाली हो गई है, हम अभी किसी योजना के लिए पैसा नहीं दे सकते। तो एक योजना चलाने के लिए आपने पूरे महाराष्ट्र की तिजोरी पे डल्ला डाल दिया। अभी अजित पवार साहब का ही स्टेटमेंट था कि हमें चाहे 1 लाख करोड़ का कर्जा लेना पड़े, लेकिन फिर भी ये योजना हम शुरू करेंगे। क्यों भाई? तिजोरी आपको संभालने के लिए दी है, खाली करने के लिए नहीं दी है। तो हम तो चाहते हैं ऐसी योजनाएं लाए ये सरकार ने कि जिससे हर गरीब को कुछ काम मिले, हम हर गरीब को व्यवसाय करने के उनको चांसेस मिले, ना कि ऐसी योजनाएं है जिससे वो और आप पे डिपेंड हो जाए, सरकार पे डिपेंड हो जाए। ये डिपेंडेंसी खत्म करना जरूरी है सर, ना कि उनको डिपेंडेंट बनाना। व्यास जी, you will have a tough job explaining this. व्यास जी, बात यह है कि फार्मर्स लोन वेवर नहीं हो रहा है, किसान आत्महत्या, जैसे चिले साहब ने कहा, जैसे आगे जाके शीर्षाट साहब ने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट के पूरे फंड्स, जैसे कई बार हमने चर्चा किए थे, आप बिना मुझे पूछे वहां पर ट्रांसफर करके लाड़की बहन। आज एकनाथ शिंदे जी ने खुद कहा कि 2100 रुपए हम देंगे जब हमारी इकोनॉमी थोड़ा स्टेबलाइज होगा। व्यास जी, यू गॉट अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ब्राइबरी फॉर इलेक्शन पर्पसेस। अब नामवियार जी, जिस दिन से ये लाड़की बहन योजना घोषित हुई, जो शब्द आप उपयोग में ला रहे हैं या जो मेरे भाई चिले जी ला रहे थे, उसका उपयोग हो रहा। मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं कह सकता मेरी बहनों के लिए कि हमने उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको सबलीकरण के लिए, उनको एक स्वाभिमान और उनको एक समर्थन देने के लिए ये योजना एक समाज के कल्याण वेलफेयर स्कीम के रूप में लाई है। ये क्योंकि इसको आप दूसरे रूप में मत लीजिए कि रात में पैसा दिया जाता है कि दिन में पैसा दिया जाता है। ये हमारी बहनों को सबल किस तरह से बनाए, आत्मनिर्भर किस तरह से बनाए, उसकी एक योजना थी। और ये कोई हवा में नहीं थी, इसको सोच विचार करके 27 जून 2024 को जब हमारे वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने महाराष्ट्र के सदन में विधानसभा में अपना बजट पेश किया, 43,000 करोड़ रुपया ईयर मार्क किया था, बजट जिसको बजट कहते हैं, उसके लिए प्रोविजन किया था। और उसी के हिसाब से कोई भी महीना ऐसा नहीं गया जब हमारी लाडली बहनों को घोषित 1500 रुपया महीने का उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस चुनाव के बाद भी अब जब नया बजट आया अभी पिछले महीने, तो उसमें 33,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है और उसको भी हम यथावत आगे रखेंगे। अब रही बात 2100 रुपये की, 2100 रुपये हमारे घोषणा पत्र में था, उसमें कहीं हम पीछे नहीं हट रहे, ना उसको कोई नकार रहे। लेकिन घोषणा पत्र का मतलब ये नहीं होता कि 23 नवंबर को चुनाव का नतीजा आया, हमने सत्ता बनाई और 24 नवंबर को घोषणा कर देंगे कि 2100 रुपया। उसका हमने कहा कि हमारा घोषणा पत्र है, हम उसको विधिवत लागू करेंगे और उसकी जो भी हमारी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 1500 रुपया कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 2100 रुपये को किस तरह से बजटरी प्रोविजन में ला करके वो सफलता पूर्वक हम योजना को लागू करें और वो हम करके दिखाएंगे। और जब कोई, जैसे हमारे नेता का तो एक देखिए नामदेव जी एक स्वभाव है, उन्होंने कहा
कहा कि जब मैंने जो कह दिया तो मैं कह दिया, मैं अपने वचनों का पक्का हूं, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाता हूं। और यही उनके काम करने का तरीका था एकनाथ राव जी शिंदे का, जो जनता ने हमें भर भर के आशीर्वाद दिया और ये प्रचंड बहुमत से सरकार आई। और उन्होंने ही कहा कि ये लाडली बहन योजना मेरा एक स्वप्न का ये कल्याणकारी योजना और मैं इसको किसी भी तरह से कमजोर और बंद नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों को जो सबलीकरण करने की योजना जो मेरी सरकार के द्वारा लाई गई थी, वो आज भी वर्तमान सरकार में भी उतनी ही मजबूती और सफलता के साथ बहनों के साथ कायम रहेगी और बहनों को हम साथ और सहयोग देते रहेंगे। उसमें किसी तरह की कोई इधर उधर की बात है नहीं। गोपाल जी बार बार आपसे बात करते हो, मगर जिस प्रकार से डेवलपमेंट का लहर पूरे महाराष्ट्र में है, आप एक ही लाड़की बहना लेके, भले लाड़की बहना का इफेक्ट जबरदस्त था, बट लुक एट द डेवलपमेंट वर्क, जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र एयरपोर्ट से मुंबई के अगल बगल में 3 एयरपोर्ट, वाधवान बंदर, यू टॉक अबाउट एवरी डेवलपमेंट का लहर, मेट्रो 14 मेट्रो लाइंस। गोपाल जी फिर भी आपको सिर्फ वो लाड़की बहन पकड़ के आप चले हो। गोपाल जी देखो, लाड़की बहन के बारे में जो पहले बात करना है तो इसमें मेरे पास 24 अगस्त 2024 का पेपर है, जब उन्होंने लाडकी बहन योजना का उसमें कि आम्हाला पाठबळ द्या, आम्ही रक्कम वाढवतो, पडताळणी करू नका, अर्ज मंजूर करा, ऐसे स्टेटमेंट है। और अभी बंटी पाटिल उर्फ सतेज पाटिल ने विधानसभा में परसों जो लाड़की बहन योजना के बारे में उन्होंने सवाल पूछे, तो उन्होंने जो टेबल पे रखे 17 जीआर निकाले, 17 जो नोटबंदी में रोज एक जीआर पड़तालनी न करता अर्ज मंजूर कर। अरे मतलब ये क्या है? और हम भी देने वाले थे लाड़की बहन योजना में 2000 रुपया, लेकिन हमारे उसके निष्कर्ष थे, हमारे एजेंडा में थे। हम ऐसे ही आज मन में आया, कल इलेक्शन है, आज लोगों को जाहिर किया, ऐसे नहीं है। हम प्लानिंग के साथ उनका एक कैटेगरी रखा के उसके प्रति उनको कोई रोजगार कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में योजना तैयार की थी। और 1500 की जगह 2100 भी नहीं, हम 2000 देने वाले थे, लेकिन उसके बारे में हमारे पास कॉन्क्रीट योजना थी। और हम तो प्लानिंग कमीशन का समर्थन करते, प्लानिंग चाहिए बाय डिफॉल्ट। आज तक जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब कहीं जाके गुजरात को गुजरात मॉडल के हिसाब से डेवलपमेंट हुई। तो जब ऐसा नहीं देखा था हमने कि भाई वो कौन से वहां किसकी जिम्मेदारी सरकारें क्या है। जब गुजरात में भूकंप हुआ था तो विलासराव देशमुख जी थे और सोनिया जी ने आदेश निकाला था कि हर एक कांग्रेस के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक एक गांव, 2-2 गांव दत्तक लेना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि अरे हमारी सरकार नहीं, हम तो ये इंसानियत हमारे रग रग में है। तभी तो हम बोलते कि हम 10 बार चुन के आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बार चुन के आए, वो मराठी में बोलते अर्ध्या हलकंडाने पिवळ्या झाल्यासारखं। अभी ऐसी हो रही इनकी हालत। आज 4 गुना 5 गुना कर्जा बढ़ा है देश के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्टर लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं। और आप जो बोल रहे हैं वाधवान वगैरह जो बंदर है, तो उसका फायदा किसका होने वाला है, उसकी सुरक्षा की रिस्क किसकी है? ये सब बातें सर वो सिर्फ कंटेनर एक्सचेंज होने वाले, जो कुंदरा बंजार और महाराष्ट्र के गुजरात में जितना ड्रग पकड़ा गया, वो ड्रग कहाँ क्या खत्म हुआ, क्या हुआ, कुछ है नहीं। उसका भी एक कोई प्रोसीजर रहता है कि उसको आप आग लगा के जला दिए, क्या ड्रग खत्म हुआ, वो बताना चाहिए। आज ड्रग का नशा की लत में युवा जा रहा है, और ये क्या बात करते हैं आप? कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं प्रदीप जी? आप बताइए मेरे को, कोई अच्छी तरह से तो एक कोई 2-4 नाम, कोई डेवलपमेंट तो बताइए। और आप रहे शक्ति पर, तो वहां के लोगों को अगर कहना है लोगों की जमीनें जा रही है, सरकार की जमीन, उनका लोगों का विरोध है और वहां की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों करना चाहते हैं? ये डेमोक्रेटिक है, हर एक को अपना जो बात रखने का हक है, और लोगों के लिए लोगों की सत्ता लोगों द्वारा, ये तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है। तो आप जबरदस्ती मनमानी क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें इसी बात है। व्यास जी, यू वांट टू रिटॉर्ट बिफोर आई गो टू चिले साहब? नहीं, मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलना चाह रहा था कि मेरे भाई गोपाल भाई जब उत्साह में बोलते हैं तो फैक्ट्स जरा हट जाते हैं। उन्होंने कहा हमारे
नेता सतेज पाटिल, बंटी पाटिल ने विधानसभा में 17 जिया दिखाए। अरे गोपाल भाई, सतेज पाटिल विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद तो आपने परिषद विधानसभा, हाँ, ठीक है ना। आपने विधानसभा, अरे विधान ठीक क्या होता है, विधान बहुत परिषद फर्क में होता है। ठीक आप है। समझदार व्यक्ति है बहुत अच्छा। नहीं आप नहीं तो नहीं जो नहीं देखो देखो, लेकिन काउंसिल असेंबली है अरे वो ऐसे विधान। क्या, अरे विधान परिषद में, सॉरी मैं हम करेक्ट करता हूँ। और वो अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन वो अब प्लेटफॉर्म पे दूसरी बताया बात, ना, विधान नामदेव जी, परिषद भी इन्होंने है। कहा हमारी लाडली बहन योजना 1500 रुपए की तो बोगस है, वो रिश्वत है, वो हमने उनको वो दिया। हम 2000 देने वाले थे। अरे भाई, आप देने वाले थे तो वो उसके तो बारे में तो एकदम हमने 22 टन सोना है, और हम देने वाले थे 14 कैरेट है। तो ये कैरेट का फर्क कैसे हो गया? योजना तो नहीं, दोनों नहीं, नहीं, नहीं। बहनों को समर्थन देना था, आप भी देने वाले थे, हम दे रहे हैं, हम आगे भी बिल्कुल, देते रहेंगे। लेकिन तो आपका हमारे में जो देंगे ना, फर्क क्या है? देखो हमने कर्नाटक में भी दिया। महाराष्ट्र जानना चाहता है फर्क क्या है दोनों योजनाओं में। व्यास जी मैं बात करूं, अगर आप अलाउड करते हो तो बात करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल भाई, लेकिन हाँ, फैक्ट अच्छा, बोलिए, देखो व्यास फैक्ट जी, से हटके मत देखो बोलिए। देखो डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी बंबई आके अभी असेंबली इलेक्शन के समय अरे मेरे प्रेस भाई, कॉन्फ्रेंस लेके अभी मुंबई बोलिए, मुंबई अरे बोलिए। अब एक मुंबई में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने कहा था मुंबई में आके कि आप चले, हम आपको ले जाते हैं और कर्नाटक में आपको बताता है कि हम सक्सेसफुली कैसे योजना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये इसके बावजूद हमारे पास प्लान है। आज ऐसा हो गया ना कि हाँ, आपने हर किसी को देना चालू किया। शेत मजदूर नहीं मिल रहे व्यास जी, बहुत कठिन समस्या है। हर कोई मतलब आप देखो किसानों को, जो रोज का जो मजूर था वो मजूरी पे जाते नहीं है लोग। अभी ये सब वास्तवता जब सामने आ रही है, मैं चिले साहब के पास जाता हूं। गोपाल जी ये बंद कर रहे हैं। मैं चिले साहब बहकावे में क्यों लाया है, कहना यही है हमारा। चिले साहब, मोदी जी, बीजेपी, फडणवीस जी जिस प्रकार से जल जीवन मिशन 25 करोड़ को पॉवर्टी से निकाल दिया, अन्न योजना, आयुष्मान, फिर अलग अलग जो फसल बीमा, किसान सम्मान, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, ये आप कैसे देखते हो? हकीकत में आप कैसे देखते हो इस चीज को? सर योजनाएं सभी अच्छी है, लेकिन वो एंड तक जानी बेहद जरूरी है। अभी आपने आयुष्मान भारत योजना का नाम लिया है। आयुष्मान भारत योजना की हकीकत यह है कि आप जब भी अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल वाले सीधा कहते हैं कि ये यहाँ पे चलेगा नहीं, हम आपको कोई योजना का इस लाभ देंगे नहीं, क्योंकि हमें इसके पैसे मिलते नहीं। ये फैक्ट है। आज भी महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप, लड़के जो स्कॉलरशिप लेते 3-3 साल तक कॉलेजेस को स्कॉलरशिप नहीं पहुंचती। कॉलेजेस सीधा उनसे वसूल कर लेते। जो लड़कों की ताकत नहीं है फीस भरने की, उनसे कॉलेज, क्योंकि सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया है, वसूलते। तो योजनाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन यूज कहाँ होती है सर? वो पहुंचती कहाँ है? और अगर पहुंचती है तो अभी एक अच्छी योजना थी कि जो गरीब लड़के हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है उनको, तो 2 किलोमीटर के रेंज में जो लड़के रहते हैं उनको उनकी फीस पूरी सरकार भरेगी। लेकिन वो योजना भी स्कूल वालों ने बंद कर दी, क्योंकि उसपे जो पैसा आना चाहिए था स्कूल को, वो पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो अच्छी योजना है, ये फेल होती जा रही है। सरकार का उनपे ध्यान नहीं है। हम सिर्फ औरंगजेब को देखेंगे या हम सिर्फ जात पात देखेंगे, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, तो ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना सर, इस पे कभी भी डिबेट नहीं होगी। अभी आप पूरा विधानसभा का सत्र देखिए, उस विधानसभा के सत्र में we have engineering, we have a problem with. अच्छा व्यास जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन द दिशा सालियन मैटर, आदित्य ठाकरे जी जिस प्रकार से शंभूराज देसाई जी ने, या बोलो योगेश चिले साहब, बोलिए। तो कितनी बार सॉरी, आवाज आ रही है? यस वी कैन हियर यू चिले साहब, वी कैन हियर यू। विधानसभा की सत्र जो शुरू है, उसमें कितनी बार लोगों के प्रॉब्लम से बात हुई है? आप पूरा एक हफ्ते का सत्र देखिए, सभी जात पात से भरे विषयों से भरे हुए हैं। लोगों के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, ना जवानों की नौकरी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो कायदा यहाँ पे आना चाहिए
80-20 का कायदा, यानी 80% स्थानिकों को रोजगार और 20% बाहर के लोगों को, वो भी आज तक ये कर नहीं सके। ना कांग्रेस की सरकार कर सकी है, ना महायुति की सरकार कर सकी। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है जिसपे हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इतने फार्मर्स मर रहे हैं, उनको कैसे जिंदा रखा जाए, उनको कैसे ताकत दी जाए, उस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। कोई कह रहा है मैं मेरे पैरों में 56 परब लेके घूम रही हूँ। ये क्या भाषा है? ये सदन की भाषा है? कभी परब कुछ गंदी बातें करते, ये हमारी भाषा नहीं है सर। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। आपको जो भी कहना है अच्छी भाषा में रखो लोगों के सामने। हम देखते हैं आपको, हम क्या सीखेंगे आपसे? जो 20-22 साल के जवान है, वो जब विधानसभा का सत्र देखेंगे, वो तो बोलेंगे यार स्कूल में हम इनसे अच्छा बात करते हैं, स्कूल में हम अच्छा एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ये क्या शुरू है? तो विधानसभा और वो जो प्रोग्राम आया था ना, उसका वो लड़का था समय रैना, हाँ। उसमें और विधानसभा सत्र में आजकल कोई डिफरेंस नहीं रहा सर। ये दुख की बात है। आपने बहुत बड़ा एक आंदोलन लोकली छेड़ा था जो इमेजिका पार्क में, कुछ बोलना चाहोगे? ये आपने कहा कि लोकल स्कूल्स बंद करो। व्हाट इज दैट चिले साहब, व्हाट वाज दैट इशू? क्या था इमेजिका पार्क का? नवी मुंबई और आप लोग ने आंदोलन चलाए थे। कौन सा आंदोलन? इमेजिका पार्क में कुछ आंदोलन। इमेजिका सर, स्कूल वाले छोटे बच्चों को लेके कहीं पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं वगैरह, तो आप कहाँ पे लेके जाना चाहिए उनको जहाँ पे वो कुछ सीख सकते हैं? इमेजिका पे अगर उनको लेके जाना है तो उनके माता पिताजी लेके जाएंगे ना। ये उनकी पिकनिक नहीं है। आपको उनको पिकनिक पे लेके जाना है तो आप ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे वो दो चीजें सीखे। और क्या सिक्योरिटी है वहां पे? एक लड़के की मौत होगी वहां पे, उस जगह पे सिर्फ 2 या 3 शिक्षक थे जो इतने लड़कों को लेके जा रहे, तो आपने उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की थी? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। पैसा तो पूरा लिया, लेकिन सुरक्षितता का कोई व्यवस्था अगर आप करते नहीं तो हम हमारे बच्चों को क्यों आपके साथ भेजेंगे? ये हमारा सवाल है और इसीलिए ये आंदोलन है। जो लड़के स्कूल बस से जाते हैं, हमने बीच में हमारे गजानन काले साहब ने भी, जो स्कूल से बच्चे जाते हैं उस स्कूल बस की सुरक्षा क्या है? ना आरटीओ का ध्यान है उस पे, ना ट्रैफिक का ध्यान है। ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है महाराष्ट्र के, उस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। ये छोड़ के हम कोई 300 साल पहले मरा हुआ औरंगजेब है उसके बारे में बात कर रहे हैं। व्यास जी, you want to comment on आदित्य ठाकरे, दिशा सालियन मैटर? शंभूराज देसाई जी एकदम वोकल थे असेंबली में that he wants the arrest of आदित्य ठाकरे। आप कुछ कमेंट करना चाहोगे व्यास साहब? हाँ, मैं वो बात पे जाऊं उसके पहले एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे भाई चिले जी जो कह रहे थे उनकी भावनाओं से 100% सहमत हूं कि मुद्दे जो चर्चा के होने चाहिए राजनीतिक स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर, वो ये होने चाहिए कि जन कल्याण में और जनता के हित में और विशेषकर किसानों के हित में हम लोग किस तरह के कार्यक्रम चलाएं, उनकी आत्महत्याओं को किस तरह से रोकें और एक समाज के कल्याण में किस तरह से हम लोग मिलजुल कर काम कर सके। मैं बिल्कुल उनकी भावनाओं से सहमत हूं। दुर्भाग्य से वो स्थिति सामने दिख नहीं रही है। खैर, ये जिम्मेदारी किसी एक दल विशेष की नहीं, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में हो, सभी को मिलकर राजनीतिक में विचारधाराओं को इस बात पे तो इकट्ठा होना पड़ेगा। अब रही बात आपकी दिशा सालियान वाले मुद्दे पे, तो देखिए एक पिता की जिसकी 26 साल की नौजवान बच्ची गुजर गई एक संशयास्पद तरीके से, वो अगर खुल करके कोई चीज और न्याय व्यवस्था के माध्यम से उच्च न्यायालय में जाकर के याचिका के माध्यम से कहता है कि मेरी बेटी का आत्महत्या नहीं बल्कि एक मुझे लगता है संशय तरीके से हत्या हुई है, उसकी जांच कर लीजिए। पुनः आपने जो पहले जांच दिखाने के लिए की है वो एक एडीआर लगा के आपने बंद कर दी। एसआईटी का बाद में 2023 में निर्माण हुआ, वो काम कर रही है। और मैं चाहता हूं मेरी बेटी जिस हालात में और जिन स्थिति में मरी है उसकी पूरी डिटेल में जांच हो जाए। जो दोषी व्यक्ति अगर कोई है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो उसमें क्या गलत है? क्या ये मानवीय तरीके से नहीं देखा जा सकता? और लीगल तरीके से भी कानून में प्रावधान है कि अगर कोई चीज बंद हुई और आपके पास कोई ठोस आधार है, कोई एविडेंसेस है, तो उस आधार पे आप रीओपनिंग की बात कर सकते हैं। तो उस पिता ने अपने बेटी की जो मौत हुई है उसकी जांच सही तरीके से और कानूनी तरीके से डिटेल में जाकर के गहराई में जाकर के करने की मांग की। तो उसमें कहाँ कोई गलत चीज है और क्यों किसी को डरना चाहिए? सांच को आज क्या,
अगर आज नामबिहार जी और मेरे पे कोई आरोप लगाएगा तो हमको तो कोई डर नहीं है, हमने कोई चीज नहीं की, तो फिर इस तरह से क्यों हाथ पकाए हुए हैं 2 दिन से महाराष्ट्र के बड़े नेता और उनके पिता पुत्र जा करके कभी पत्रकारों को नहीं पूछते थे, आज पत्रकारों को वो सामने से ढूंढ के अपना बयान दे रहे, क्यों दे रहे भाई? अगर आप निर्दोष हो तो आपको कहीं नहीं डरना चाहिए। और एक पिता ने सिर्फ अपनी बेटी के मौत के बारे में सच्चाई की तह तक जाने की मांग की है, उतने में आप क्यों डरे हुए हो? और बस यही मांग हमारी है, यही मांग शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना लड़ाई के साथ लड़ रही है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे अगर होते तो उनका सपना भी यही होता, किसी एक व्यक्ति को अगर इस तरह की मौत मिली है और इसमें अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये उनका सपना था। और उसी के लिए उनके पास फॉलोवर होने के नाते हम देखेंगे कि इस तरह की जो घटना हुई है, अगर उसमें कोई इधर उधर की बात है तो न्याय के अनुसार उसको सजा मिले, यही हमारी मांग है। चिले साहब, यू कमेंट ऑन दैट बिफोर आई गो टू गोपाल जी। आप कुछ कमेंट करना चाहोगे दिशा सलियन मैटर में? चिले साहब। नहीं सर, मैं यही चाहूंगा, आजकल महाराष्ट्र में हर पॉलिटिशियन पे जो जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है ये सरासर गलत है। मैं आदित्य ठाकरे जी से भी विनती करूंगा, आपने कुछ किया नहीं है तो सीधा सामने आके कह दीजिए, कर नसे त्याला डर कशाला, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इस भाषा में बात करना चाहिए, तभी ये सब बंद हो जाएगा। आप जिस तरीके से हर इंसान पे अलग अलग आरोप लगा के उनको जेल में डालना चाहते हैं, ये तरीका भी गलत है। दोनों तरफ से ये जो चालू है एक दूसरे पे वार प्रतिवार करना, इस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति खराब होती जा रही है। कोई किसी को ईडी का डर दिखा रहा है और कोई किसी को बोल रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो इससे बड़ी ईडी आपको लगाएंगे। ये महाराष्ट्र नहीं है। हम चाहते हैं महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है वो सुधरे, जल्द से जल्द सुधरे, नहीं तो यही होगा, ये गैंग वॉर में और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। The final अच्छे word, लोग आना डरते हैं अभी सर पॉलिटिक्स में। गोपाल तिवारी जी, the final word before we sum up. सर मैं यही बताना चाहता हूँ, व्यास जी का भी एक हद तक उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी, उन्होंने कुछ बातें एडमिट की और सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ बातों पे राजनीति बंद होनी चाहिए, वास्तवता को सामने जाना चाहिए। और रही बात वो तो अभी ये सब बातें हैं जो कानून के हिसाब से जो जायज है, अभी कोर्ट पे मामला गया है और आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कोर्ट के ऊपर हमारा भरोसा है। अगर हमारी कलिक पार्टी के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आदित्य ठाकरे उन्होंने कहा कि वो जो कोर्ट निर्णय लेगा, अभी वो गए हाई कोर्ट में, तो जो कोर्ट हम आपको और हमको कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, रीओपन करेगा, केस की इंक्वायरी करेगा, कोर्ट विल डिसाइड। थैंक यू न्यायालय। योगेश चिले साहब। और एक, हाँ बोलिए गोपाल जी। और एक छोटी सा करेक्शन है, जो हमारे योगेश चिले जी जो बार बार कहते हुए कुछ कांग्रेस को भी घिसट रहे हैं उसमें, तो उन्होंने कहा कि आत्महत्या जब होती थी तो अभी भी होती है, कांग्रेस के काल में होती है। भाई कांग्रेस ने 70,000 करोड़ रुपया माफ किया है और किसानों के बारे में आपका अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है। 14 तक कितने आत्महत्या का रेट था, अभी कितना आत्महत्या का रेशो बढ़ गया है, ये आप देख सकते हैं, आप खुद ही गूगल पे जाके सर्च कीजिए। दूसरी बात बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी उस समय कितनी कंट्रोल में थी, अभी कितनी बढ़ गई है बेरोजगारी, वो दूध का दूध पानी का पानी, आप खुद भी उसको सर्च करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच योगेश चिले साहब, थैंक यू सो मच व्यास जी, सुशील व्यास जी, थैंक यू सो मच गोपाल तिवारी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। धन्यवाद सर, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवा। धन्यवाद। Thank you so much. As we always end with a preamble to the Constitution which says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights where equality is concerned. Liberties, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to the fastest growing channel, Nation Now, that's the subscription button that you have to press to subscribe to the fastest growing channel, Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And as we always say, it is the fundamental duty of all political parties to come together
to come together to preserve and protect the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are protected, the Republic survives, the Constitution survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.